क्लास 11। आज हम लोग चैप्टर जो 3 है उसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके साथ कुछ सवाल संबंधित चीज़ें जो दी हुई है उसे क्लियर कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली संपूर्ण रूप से डेबिट और क्रेडिट के आधार पर लेखा करती है। तो ये वास्तविकता में डेबिट और क्रेडिट की थ्योरी है क्या, इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है, पेज नंबर 3.24 पर आप लोग देखेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट की जो अवधारणा है, जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसायिक सौदा किसी भी व्यवसाय की संपत्ति, दायित्व, पूंजी, आय, व्यय पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर इनमें होने वाली कमी या वृद्धि को हम दो शब्दों से डेबिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था क्या कहेंगे, डीआर, और दूसरा क्रेडिट, सीआर, इनके आधार पर समझाएंगे। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट की जो अवधारणा है इन्हें दो पहलुओं के रूप में दिखाया जाता है। प्रत्येक सौदे के दो पक्ष या पहलू रहेंगे, इन्हें हम दिखाएंगे। इसी के आधार पर हमारे द्विपक्षीय सिद्धांत का निर्माण किया गया। अब डेबिट शब्द का वास्तविकता में आशय क्या होता है, तो इनका हिंदी भाषा में ऐसे वास्तविक कोई अर्थ डेबिट और क्रेडिट शब्द का मूल रूप से है नहीं, लेकिन ये जो डेबिट शब्द इसे डेटर शब्द से बनाया गया है, DEBTOR, डेटर में बी साइलेंट है। डेटर मीन्स ऋणी, जो लोग हमारे देनदार है, जिनसे हमें रुपया लेना है, उन लोगों को हम कहते हैं डेबिट या देनदार या डेटर या ऋणी, इन्हें डेबिट किया जाता है। दूसरा पक्षकार होता है क्रेडिट या सीआर। सीआर शब्द जो बना है वो क्रेडिटर्स के लिए उपयोग में लिया जाता था। वे पक्षकार जो हमारे ऋणदाता है, जिनसे हमने रुपया लिया है और जिन्हें हमें पुनः चुकाना है, ये हमारे दायित्व को दिखाता है। तो इस प्रकार से ये दो अवधारणाएं डेबिट और क्रेडिट की निकली हैं, जिन्हीं के आधार पर आपका आधुनिक नियमों का निर्माण किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे व्यवसाय के जो विभिन्न मदे हैं, वह मदे या विभिन्न सौदे जो हैं कुछ निश्चित मदों पर ही प्रभाव डालती है। उन आधार पर मैं आपको आधुनिक नियम समझा रही हूँ डेबिट और क्रेडिट करने के। पेज नंबर 3.27 पर आप देखिए, डेबिट व क्रेडिट के आधुनिक नियम। आधुनिक नियम को आपको बनाने के लिए चार्ट बनाना होगा। ये चार्ट आप व्यवस्थित बनाएंगे। इसके 3 कॉलम हम खींचेंगे, एक कॉलम मदों का और एक कॉलम डेबिट का और एक कॉलम क्रेडिट का। आड़ी लाइन, आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं, हमेशा ध्यान रखें, ये आड़ी लाइन में डबल करना है, तो स्केल की सहायता से इनको डबल खींचना है। ठीक है, मदे, इसे आइटम्स भी कह सकते हैं हम इंग्लिश में। ये डेबिट नाम, हिंदी में से नाम भी कहते हैं, डेबिट नाम, और शॉर्ट फॉर्म इसका होता है डीआर। ठीक है, दूसरा पक्ष होता है हमारा क्रेडिट, जमा, हिंदी में जमा कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म होता है इसका सीआर। क्लियर? अब किस आधार पर डेबिट और क्रेडिट, तो मदे हम ले लेते हैं। सबसे पहली मद हमारे व्यवसाय में जो व्यवसायिक सौदा जिस पर प्रभाव डालता है वो होती है संपत्ति। आपकी बुक में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 3.27 पर दिया हुआ है। संपत्ति को इंग्लिश में मैंने आपको पूरी इसकी टर्मिनोलॉजी लिखवा दी है, असेट्स कहते हैं। ठीक है, असेट्स आपकी व्यवसायिक संपत्तियां, वे संपत्तियां जो व्यवसाय के लाभार्जन में आपका सहयोग दे रही हैं। ये याद रखना, आपको मैं ये चीज समझा रही हूँ, आगे और क्लियर होगा। इनका सदैव डेबिट बैलेंस ही होता है। जब इनमें वृद्धि होगी अर्थात संपत्तियां और बढ़ेगी, आप और अधिक संपत्ति, जैसे मान लीजिए मेरे पास 50,000 की मशीन थी, मैंने 10,000 की एक मशीन और खरीद ली। जब मैंने मशीन खरीदी तो मेरी संपत्ति में क्या होगी, वृद्धि। तो जब भी संपत्ति में वृद्धि होगी तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, वृद्धि, या आप इसे प्लस भी कह सकते हैं, बड़े तो आप उसे क्या करोगे, डेबिट। तो इसके विपरीत जब कमी होगी तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस से आपने ध्यान रखना, बढ़ोतरी हमेशा डेबिट होगी और कमी क्या होगी, क्रेडिट होगी। मान लीजिए मैं कोई संपत्ति बेच देती हूँ तो वो संपत्ति मेरे पास से चली जाएगी, कम हो जाएगा उसका मूल्य, इसलिए मैं उसे क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। ठीक है, नंबर 2 पे संपत्ति का उलट होता है दायित्व।
लायबिलिटीज, क्या कहेंगे संपत्तियों के उल्टा दायित्व, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, ये एडवांस चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये इनके बैलेंस शेष देखने का तरीका होता है। संपत्ति ऑलवेज डेबिट ही होती है, दायित्व ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। तो दायित्व ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, तो जब भी इनमें वृद्धि होगी और अधिक आप किसी से ऋण ले लो, आपका ऋण बढ़ जाए, तो आप उसे क्या करोगे, वृद्धि होने पर क्रेडिट। तो नेचुरल सी बात है कि कमी होने पर क्या करोगे, डेबिट। ठीक, संपत्ति हो गई, दायित्व हो गई। तीसरा पक्षकार लेखांकन समीकरण में आपका क्या था, तीसरी मद पूंजी। पूंजी भी ऐसे एक प्रकार का दायित्व होता है हमारा, इंग्लिश में पूंजी को कहते हैं कैपिटल। इसका भी बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। जब पूंजी बढ़ेगी तो व्यापार में आप उससे क्या करोगे, क्रेडिट। वृद्धि को क्या करेंगे, क्रेडिट, और कमी को क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर, पूंजी में वृद्धि को डेबिट करो, सॉरी वृद्धि को क्रेडिट करो और कमी को डेबिट करो। अब अगली मद पर हम आते हैं, व्यय, खर्चे या एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का नेचर भी याद रखना, ऑलवेज डेबिट होता है। तो जब भी आपके खर्चे बढ़े तो आप उन्हें क्या करोगे, डेबिट, और कमी हो तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट। इसी प्रकार से खर्चों की उलट होती है आपकी आय या लाभ। आय या लाभ का भी समान नेचर होता है। आय को इंग्लिश में कहते हैं इनकम और लाभ को कहते हैं प्रॉफिट। ये ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। तो जब जब आपके लाभ बढ़ेंगे तो वह वृद्धि उनकी क्या होगी, आपकी क्रेडिट। और यदि इनके मूल्य में कोई कमी हुई तो वो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड। ठीक, ये विभिन्न मदें जिन पर आपका व्यवसायिक सौदे निर्भर करते हैं, आपके व्यवसायिक सौदे प्रभाव डालते हैं, उन प्रभाव को आधुनिक जो आप समीकरण बनाते हैं उस नियम में, इन आधुनिक नियमों के आधार पर चलता है। आधुनिक नियमों में लेखा डेबिट और क्रेडिट के आधार पर, संपत्ति, दायित्व या आय, व्यय या पूंजी में कमी या वृद्धि के आधार पर होता है। जब जब किसी मद की वृद्धि या कमी होगी तो हम तय करेंगे कि उस मद का आधुनिक नियम हमारा क्या है। जैसे अभी मैंने बताया कि संपत्ति में वृद्धि को डेबिट करते हैं तो कमी को क्रेडिट करते हैं, दायित्व में वृद्धि को क्रेडिट करते हैं तो कमी को डेबिट करते हैं। इसी आधार पर ये पूरा नियम आपको समझना है, याद करना है और सवाल वाली कॉपी में नोट भी करना है।